साथियों, आ चुके हैं गेस्ट कॉर्नर में और करेंगे बहुत मजे मजे की बातें। अब गियर चेंज हो चुका है मेरा। मैं सोच रही थी कितने मजे की होता है ये प्रोग्राम के बीमारियों की बातें करते करते एकदम से हमारे सामने कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आ जाती है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, और फिर उनकी एक अलग से बातें होती हैं। एज इफ आई एम रीडिंग अ न्यू बुक। तो आज एक नई बुक पढ़ेंगे हम, और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका ताल्लुक शोबिस से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और इनका जो है वो मसले मसाइल हल करने में जो है वो इनका एक रोल रहा है। इस हवाले से कि उनका नाम तो है मंजूर मेमन साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू ह्यूस्टन मेयर फॉर साउथ एशियन अफेयर्स रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी की एक जो सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि इनकी ज़िंदगी बेस करती है, ये यकीन रखते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी किताब जो है उनका नाम भी यही रखा है। वो इस किताब में क्या है आज हम एक्सप्लोर करेंगे मंजूर मेमन साहब की पर्सनालिटी को, क्योंकि जब कोई एक ऐसा शख्स हमारे सामने होता है जो एक अचीवर होता है तो यकीनन उनकी बातों से, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज एक नया मौका मिलेगा सीखने का। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ मंजूर मेमन साहब के बारे में कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। वो कि बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स और भी होंगी, लेकिन चंद एक अचीवमेंट्स का जिक्र ज़रूर करूँगी कि इनकी ज़िंदगी की तमाम जो कामयाबियाँ हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उस पर तो बेस करती हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ह्यूस्टन में अमेरिका के 2 मेयर्स के साथ जो हैं वो उनके साथ मुशीर के तौर पे काम किया उन्होंने साउथ एशियन अफेयर्स के हवाले से। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अमेरिकन इमिग्रेंट्स के मसाइल को भी देखते रहे हैं। आप 2005 से 2007 तक पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स USA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और रेडियो पर भी काम किया है, टेलीविज़न पर भी काम किया है। किस हवाले से काम किया है, क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, सब जानेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है ये भी जानते हैं। आइए मिलते हैं मंजूर मेमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मंजूर साहब? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। आई डोंट नो आपका कितना बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए। टीवी तो हमारा पैशन है, क्योंकि मैंने तो उस वक्त टीवी का प्रोग्राम किया था जब तो कराची टेलीविजन होता था और बहुत चंद प्रोग्राम होते थे। तो ये तो मेरा समझो सेकंड फील्ड है, सेकंड नेचर है। वाह, अच्छा टेलीविजन पे काफी पहले की बात कर रहे हैं आप? 70s या 80s की बात कर रहे हैं? 74-75 की बात कर रहा हूँ। सिंधी का प्रोग्राम में करता था। ओके, तो वो भी शायद यूथ के हवाले से ही था। या उसका नाम था नई ट्री, जो यूथ को बेसिकली प्रमोट करते थे। उसमें यही डिस्कशंस, कभी ड्रामा कर लिया, कभी क्विज प्रोग्राम कर लिया, वैरायटी ऑफ शोज, यू नो। तो आप एक्टिंग भी करते थे? नहीं, एक्टिंग नहीं, सिर्फ होस्टिंग करते थे। होस्टिंग, आई वाज अ कंपेयर। ओके, कंपेयर एंड सेमी प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, तो उनको लैंग्वेज का हैंडीकैप था। तो उन्होंने मुझे जैसे प्रोड्यूसिंग एंड कंपेयरिंग सारी सौंपी हुई थी। तो वो मैंने आई थिंक अबाउट 50 से 60 प्रोग्राम्स किए मैंने। तो आपने फिर अपनी एजुकेशन क्या रखी थी जो आपको ये प्रोडक्शन का और होस्टिंग का और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शौक हुआ? किस तरह से हुआ? ये कि मैं PIA में काम करता था। अच्छा। और मुझे एक दफ़ा एक अनवर पीरज़ादा साहब थे जो कंपेयर थे, उन्होंने इनवाइट किया था एक प्रोग्राम में। फिर 1-2 प्रोग्राम में उन्होंने मुझे किया, फिर उन्होंने मुझे को होस्ट के कहा कि आप को होस्ट बन जाए। और फिर जब कोई 2 साल हो गए, लोग उनके चेहरे से थोड़ा सा वो हो गए, तो उन्होंने फिर कहा कि नया चेहरा लाया जाए। तो उन्होंने फिर मुझे दिया, तो मैंने कोई तकरीबन 2 साल किया, फिर नए चेहरे आते गए। तो वो एक किस्म का एक बाय डिफ़ॉल्ट कहें, मगर उसके साइमल्टेनियसली रेडियो पे मैंने बहुत प्रोग्राम किए। रेडियो पे मेरे पास 4 या 5 प्रोग्राम हफ्ते के होते थे। तो वो भी यूथ ही पे नहीं, वो लिटरेचर पे, अदब पे, क्योंकि अदब से मेरी दिलचस्पी बचपन से ही रही। कैसे बचपन से? कैसे मतलब घर में माहौल होगा? एक किताब पढ़ते थे दिन में, रोज लाइब्रेरी जाते थे, और शाम को वो किताब ली जाती थी, और जब तक वो किताब खत्म नहीं होती थी तब तक सोया नहीं जाता था। डोंट टेल मी। हाँ। अच्छा, तो ये रीडिंग का जो ना, बेसिकली मैं रीडिंग को एक नेमत मानती हूँ, ठीक है ना। पढ़ना जो है कि इतनी बड़ी नेमत है कि वो हम बगैर किसी बहुत बड़ा एफर्ट लिए हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती रहती। तो घर में क्या किसको शौक था कि आपके अंदर या मेरे बड़े भाई वो तो जीनियस थे। वो 18 साल की उम्र में बर्टन रसल को पढ़ते थे, वो जिसके वो एक किताब के हमें लफ्ज भी नहीं आते थे, तो समझना भी तो। हाँ, उसको समझना में बर्टन रसल को उस जमाने में पढ़ा था। वो ही वाज अ जीनियस, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जल्द उम्र में वफात कर गए, मगर वो एक छोड़ गए काइंड ऑफ थिंग। तो मैं फिर ये करता था कि मैंने यहाँ तक किया कि एक आर्थर को उठाता था, उसकी सारी किताबें पढ़ता था। कि अभी हेरल्ड रॉबिन्सन को लेना है तो उसकी सारी किताबें पढ़ ली, आर्थर हेले है तो उसकी सारी किताबें पढ़ ली। तो उससे फिर एक ये भी होता था कि उसकी सारी जो थिंकिंग पैटर्न होता था उसको आदमी अडॉप्ट कर सके कि ये आदमी कैसे सोच रहा है।
जैसे आर्ट है, आर्ट में भी अगर आप जाएं, सपोज आप अगर पेरिस जाके कभी आप जो है म्यूजियम देखें, लोवेल में अगर आप जाएंगी और उसमें अगर आप डीपली अगर एक एक शोबे में जाके देखेंगी तो हर आर्टिस्ट की एक अपनी यूनिक चीज़ है, अल्लाह ताला ने उसको दी है, और उसको अगर आप जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट ज़ाविये से ज़िंदगी नज़र आएगी। तो मुझे कभी भी आर्ट से दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। मगर मैंने जब उस म्यूजियम में गया तो मैंने कहा माय गॉड, ये तो एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड है। तो फिर मैंने बैठ के वेनिस के मुजस्मे के पास बैठ के मैंने एक आर्टिकल लिखा ब्यूटी के ऊपर, तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैं वहाँ पे बैठा रहा उसके मुजस्मे के आगे और मैंने वहाँ पे लिख के वो ब्यूटी के ऊपर मैंने लिखा कि अल्लाह ताला, और जबकि वो वेनिस को देख के आप देखेंगे कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर वो ब्यूटी का सिंबल ऑफ ब्यूटी है। तो वो उसमें आदमी की सोच है, जैसे मोनालिसा है, उसको आप देखें, खड़े रहें आप, 10 आपको परसेप्शन मिलेंगी कि ये रो रही है, गा रही है, क्या कर रही है। मतलब ये और हर कितनी मजे की बात है कि हर इंसान जो अपने विजन से उसे देखता है, अपना उसका परसेप्शन ही अलग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल एक ही तस्वीर। अल्लाह ताला ने यही तो एक यूनिक चीज़ इंसान में बनाई है कि हर आदमी का दिमाग जो है वो इतना यूनिक है कि वही चीज़ जो मैं जिस नमूने से सोचता हूँ आप डिफरेंट ज़ाविये से उसकी देंगे। तो इसी वजह से ये रिकमेंडेड है कि आदमी जॉइंटली कलेक्टिवली बैठ के अपने मसाइल को सोचें कि हर आदमी की अपनी मुख्तलिफ सोच है, और उसके बाद फिर ऐसी कोई। तो आप तो फिर मास्टर से ह्यूमन साइकोलॉजी में तो PhD कर ली होगी आपने। नहीं, लोगों को पढ़ा है आपने, बहुत आगे है, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। ये नॉलेज अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कायनात है उसमें, तो ये आप एक ड्रॉप भी नहीं है जो हमारी। वैसे है कितना मजे का सब्जेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। बड़ा मुश्किल है लोगों को समझना और उनकी। अच्छा, आपकी तो यकीनन ट्रैवलिंग भी बहुत रही होगी ना लाइफ में? बहुत। तो उस हवाले से भी एक्सपोजर, नए नए कल्चर, नए नए लोग, डाइवर्सिफाइड एक। जी बहुत ट्रैवल किया। जबकि मैं PIA में था तो उसमें बहुत ट्रैवल करते थे। यहाँ पे लोकल अमेरिका में जब शुरू में गए तो मैं इंजीनियरिंग की। अच्छा, अमेरिका गए कैसे? ऐसे तो नहीं चलेंगे ना आपने? बाय डिफॉल्ट। फिर बाय डिफॉल्ट? हाँ, मेरी वाइफ को ग्रीन कार्ड था। अच्छा। और शादी से पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है, क्योंकि उस ज़माने में लोग कहते थे कि शादी होगी ग्रीन कार्ड की वजह से, तो उन्होंने बताया नहीं था। तो मेरी शादी के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है और आप मेरे हस्बैंड के तौर पे आपको भी मिल सकता है। हाँ। तो हम चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इधर बड़ा सेट हूँ और मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये था कि मेरी यहाँ पे लाइफ बड़ी अच्छी होती थी PIA में। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ट्रिप चलते हैं, अमेरिका चलते हैं। तो PIA से फ्री टिकट मिलती थी हमें, तो हम लेके चले गए। आपकी वाइफ जो है वो आपकी रिश्तेदार थी? नहीं। हाँ। आपके साथ काम करती थी? नहीं। तो वो भी बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज़ से मिली कि मेरी मंगनी हुई थी एक जगह पे। हाँ। और वहाँ पे मैं उनके पास जाता रहता था। तो वहाँ से एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है, उसका नाम अंबर है, वो ये 2 घर छोड़ के रहती हैं। अच्छा। और तो मैंने सुन लिया। तो कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ से पास हो रहा था तो मेरे PIA के एक दोस्त थे, वो उस घर के बाहर खड़े हुए थे। अच्छा। तो उनका नाम था फ़हीम लोधी, वो फ्लाइट इंजीनियर बाद में बने। तो मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये मेरे इन-लॉज़ का घर है। अच्छा। तो मुझे अंदर ले गए, चाय वाय पिलाई और मेरा उनके पास आना जाना हुआ, और वो मेरी मंगनी टूट गई और मेरी इनसे शादी हो गई। अच्छा। और इट वाज समथिंग वेरी लकी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बीवी जो है बड़ी मल्टी टैलेंटेड, खूबसूरत के अलावा उनको जो अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दी, वो बड़ी आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। ज़रूर। और यकीनन आपकी मिसेस की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी कामयाबी में। जिस दिन वो मेरे घर में शादी होके आई थी, तो आखिरी जो मेरे 500 रुपए थे, जो मैंने मेट्रोपोल में मेरी शादी हुई थी, तो वो 500 रुपए मैंने अपने मौलाना साहब को दिए थे निकाह पढ़ाने के। और जब मैं घर में एंटर हुआ था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अरे आपके घर में इतनी बड़ी दौलत आ गई तो आप क्या करते पैसों और उसके बाद फिर मेरी ये रही कि मुझे कभी भी उसके आने के बाद जो है दौलत की वैसे भी मुझे नहीं रही, मगर ये कि कभी फिक्र नहीं रही। अच्छा। कि हर दौर में मुझे एक किस्म की एक अननेचुरल सी कहीं से हिडन हेल्प जैसे मिलती थी। और पता है कि जिसे हम हिडन हेल्प कहते हैं ना, मेरा ख्याल है कि पीस ऑफ माइंड होता है कि आपके ज़िंदगी के जो काम है ना इतने स्मूथली चलते हैं कि हम कहते हैं शायद गैब की मदद है ये। लेकिन बेसिकली आपकी गैब की तो बहरहाल एक अहमियत है उसकी मदद की, लेकिन आपकी लाइफ इतनी स्मूथली चलने लगी कि आपको कोई हर्डल्स या कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। वो तो भाई हर्डल्स तो होते हैं, यू नो, हर्डल्स हुई, शुरू में हर्डल्स हुई कि, मगर ये है कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि
एक स्मूथ आ गई। फिर बच्चे होते हैं तो फिर अच्छा, अमेरिका कैसे गए आप? तो अब उनको मैंने बताया कि वो उन्होंने कहा चलें घूमने चलें। एक दफ़ा हम गए, वो वापस आए तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो मज़ा नहीं है और आप चलें। इन द मीन वाइल पर मुझे कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली कि वो हमारी अपॉइंटमेंट कुछ हुई थी सियासी वजह से। तो उन्होंने कहा था कि जो भी लोग सियासत की वजह से आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। तो हमने कहा कि अभी हो सकता है जॉब ना हो। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। मैंने फिर 2 साल की छुट्टी लेके मास्टर्स के लिए मैं चला गया वहाँ पे। कि मैंने कहा कि मैं वहाँ पे मास्टर्स कर लूँगा, उसके बाद देखेंगे हालात अगर बेहतर हैं तो वापस आ जाएंगे। मगर जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा मास्टर्स न करें, आपको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब बड़ी अच्छी मिल गई। अच्छा। तो फिर वो एक दफ़ा जो सेट हुए तो देन वी फॉरगॉट। अच्छा, अब आप अमेरिका जो गए उसकी स्टोरी हम सुनेंगे। वहाँ आपने क्या किया, कौन सी जॉब की? आप ये इस तरह से जो है इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, साउथ एशियन अफेयर्स को हैंडल करना, इट्स नॉट अ जोक। और जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको हैंडल करती हैं, सब चीज़ें हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले हम आपके हाथ की लकीरों को पढ़ेंगे। हमारी पामिस्ट्री का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, हमारा पामिस्ट आएंगे हमारे और वो बताएंगे कि आपके अंदर और क्या क्या टैलेंट है, हिडन टैलेंट। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।